अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने करना है ट्रैवलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके लिए हम एक्स वाई जी प्लेन कंसिडर कर लेते हैं और उसके अंदर हम कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है सपोज कर लेते हैं जो कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक ख़ास पॉइंट हमारा पी है जो हमने पहले भी कंसिडर किया था उससे पास करती है। ठीक है, अब ये है कि इसमें दो तरह की हमारे पास है। हमने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जो कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से प्रोड्यूस हो जाती है। यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होती है या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है और एज अ रिज़ल्ट जो है हमारा करंट प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। तो बारी बारी इन दोनों चीज़ों को ये किस तरह से इंड्यूस होती हैं ये हमने पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमें मैग्नेटिक फील्ड बी की वेरिएशन दिखा रही है जो कि पी पॉइंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के गुज़रने की वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं। और ये जो सारी वेरिएशंस हैं ये साइनोसॉइडल होंगी क्योंकि हमें पता है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो साइनोसॉइडल होती है। हम एक रीजन कंसिडर कर लेते हैं उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो कि रेक्टेंगल की फॉर्म में है। ठीक है, अब जिस इंस्टेंट पे ये जो रेक्टेंगुलर हमारी जो भी शेप है वो कोई हमने ऐसे इंस्टेंट पे लिया है कि हमारी जो बी है वो डिक्रीज़ हो रही है। बी की डायरेक्शन जी एक्सिस की डायरेक्शन में है, ई की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो बी का वो इंस्टेंट है ये हमारे पास जहाँ पे ये डिक्रीज़ हो रही होगी। ठीक है, अब इसका मतलब है कि जब ये डिक्रीज़ होगी तो क्या होगा। फैराडेज लॉ हमें ये बताता है कि यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। वो जो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इसका इस रीजन के अंदर वो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर देगा। इंड्यूस ईएमएफ क्या है? इंड्यूस्ड वोल्टेज है। इंड्यूस्ड वोल्टेज की वजह से यहाँ पे इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी जो कि पहले से एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा होगी, यानी उसको इन्हेंस कर देगी उसके इफेक्ट को, क्योंकि वो बी के डिक्रीज को अपोज करेगी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। ठीक है, इसका मतलब है ई जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ई की वैल्यू वो कम होगी और राइट हैंड साइड पे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके दौरान जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज़ होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है, वेरिएशन दिखा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का और फिक्स है पी पे। ठीक है, इसकी विड्थ जो है वो dx है, इसकी हाइट जो है वो हमारे पास h है। ठीक है, से हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से जो पास हो रहा है वो फाई m है और वो इस ये जो रेक्टेंगुलर रीजन है हमारा पास कर रहा है, उसके अंदर से पास कर रहा है और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रही है राइटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये है कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है बी के डिक्रीज होने की वजह से वो अपीयर हो रही है इस थ्रू आउट इस रेक्टेंगुलर रीजन में। ठीक है, क्योंकि फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन ही यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही कहता है कि जब फाई एम या बी डिक्रीज होगी तो फिर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ उस इंड्यूस होगी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज़ कर देगी। ठीक है, हम ले लेते हैं कि इस साइड पे ई है और इस साइड पे इंक्रीज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई प्लस डी ई। ठीक है, ये जो सारे दोनों जो हैं हमारे पास ये दोनों साइड ऑफ रेक्टेंगल के साथ लाई कर रही हैं। ये बेसिकली क्या हैं? ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो सी हैं वो हमारे पास कंपोनेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इसका मतलब जब बी डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो कंपोनेंट है, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कंसिडर कर लेते हैं कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी गिवन इंस्टेंट पे मौजूद है, इंड्यूस हो रही है और मैग्नेटिक कंपोनेंट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ये मैग्नेटिक कंपोनेंट जो है वो हमारे पास पॉजिटिव जी एक्सिस डायरेक्शन में है। ठीक है, और डिक्रीज़ इन मैग्नीट्यूड इस टाइम पे बी का हो रहा है और ई का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज़ हो रहा है। फ्लक्स जो है वो भी ज़ाहिर है डिक्रीज़ होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ हो रही है।
अब जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा, ठीक है ना। अब क्योंकि बी का डिक्रीज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, फैराडेज लॉ कहता है कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके चेंज को अपोज करेगी। एज अ रिजल्ट जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। वो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ हो जाएगी उसके इंक्रीज़ को मैग्नेटिक फ्लक्स अपोज करेगा, यानी ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक दूसरे को अपोज करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये प्रोड्यूस कर देगा मैग्नेटिक फील्ड इन पॉजिटिव z एक्सिस डायरेक्शन। इसके बदले में क्या होगा, अगर हम कंसिडर करें कि ये जो रेक्टेंगुलर हमारा जो एक रीजन हमने बनाया था वो हमारे पास एक क्लोज्ड लूप है। अब बी की डायरेक्शन तो हमारे पास ये आ रही है ना, इसका मतलब है अगर हम लेंज़ेस लॉ को रिकॉल करें तो इसमें यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज करंट होना चाहिए जो कि बी को प्रोड्यूस करेगा, ऐसा ही है, ठीक है। यानी हमारे पास अब टोटल पिक्चर कुछ इस तरह से आ रही है कि हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में पास कर रही है, पी पॉइंट से भी पास कर रही है इस रीजन में, रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर, और इसमें हमारे पास उस इंस्टेंट पे है जबकि बी डिक्रीज़ हो रहा है। बी डिक्रीज़ होने से उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिक्रीज़ हो रहा है। एज अ रिजल्ट जो है ईएमएफ इंड्यूस हो रही है जो कि पहले से एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके E+DE कर देती है। ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगी और उस चेंज को अपोज करने की वजह से यहाँ पे बी जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर इसको एज अ लूप लेंगे हम तो लेंज़ेस लॉ के मुताबिक यहाँ एक काउंटर क्लॉकवाइज करंट होना चाहिए, जबकि ऐसा कोई जो करंट है यानी कि हम ना तो शो कर रहे हैं और ना ही यहाँ पे कोई कंडक्टिंग लूप मौजूद है। बहरहाल ये इमेजिनरी है लेकिन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जस्ट ये हैं दो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स हैं, E है और E+DE है, ठीक है, और उनकी ओरिएंटेशन लॉन्ग वाई एक्सिस डायरेक्शन में है। और साथ ही साथ हमें चूँकि मैग्नीट्यूड ही बता रहा है E+DE का मैग्नीट्यूड जो है वो E से ग्रेटर होगा, ठीक है, और उसी की वजह से ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगी वो काउंटर क्लॉकवाइज इन द डायरेक्शन ऑफ रेक्टेंगल होगी, ठीक है। अब फैराडेज लॉ हमारे पास मैक्सवेल्स इक्वेशन की फॉर्म में हमने पढ़ा हुआ है, E.dr - d∅m/dt है। इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं जो हमारे पास कंडीशन है, ठीक है। उसमें कंडीशन में ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह से है, एक E है और एक E+D है। दोनों इस साइड्स पे लाई कर रही हैं, इस साइड के पैरेलल लाई कर रही हैं रेक्टेंगल के, ठीक है। जबकि ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है जिनकी लेंथ dx है इनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसलिए नहीं है क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, E के दोनों परपेंडिकुलर हैं, इस वजह से हमारे पास इनकी कंट्रीब्यूशन 0 होगी। जबकि इसकी कंट्रीब्यूशन चूँकि हम अगर इस तरह से ले लें और तो E और H में 180 का एंगल आ जाएगा, E × H आ जाएगा माइनस यहाँ पे। इधर यहाँ पे देखा जाए तो इस तरह से ये इस डायरेक्शन में होगा dx, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों की तरफ 180 का एंगल है, लिहाजा माइनस लगाया, E और H, E और D, E.dr ले रहे हैं ना हम। इधर ये एंटी क्लॉकवाइज, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी E+DE और ये वाला जो H है इनके दरमियान 0 डिग्री का एंगल है, लिहाजा इनके साथ पॉजिटिव आ जाएगा। तो रिज़ल्ट हमारे पास ये आ गया। बाकी दोनों जो साइड्स हैं उनका परपेंडिकुलर यानी थीटा जो है वो 90 डिग्री होने की वजह से हमारे पास उनका कंट्रीब्यूशन 0 हो गया। अब ये टोटल रिज़ल्ट आ गया। φm हमारे पास पता है हमें B.da के बराबर होता है, ठीक है, वो हमने वैल्यू पुट कर दी। अब क्या है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, E × H DE × H माइनस EH से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा HDE हमारे पास। जबकि इधर जो DA है हमारे पास वो इस रेक्टेंगल का एरिया है, लिहाजा उनकी लेंथ और विड्थ के प्रोडक्ट के बराबर होगा, dx × H आ जाएगा हमारे पास। हमने DA की जगह पुट कर देना है। यहाँ पे dB/dt, B चूँकि टाइम वेरिएबल है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, लिहाजा ये दोनों तो हमारे पास एरिया की लेंथ और विड्थ है, लिहाजा कांस्टेंट है, इनको कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा H × dx dB/dt के इक्वल।
एच दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, डी एक्स को उधर ले जाके डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा डी ई ओवर डी एक्स माइनस डी बी ओवर डी टी। यानी अगर चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, यानी वो स्पेस में ट्रैवल करती जाएगी, ट्रैवल करने के दौरान उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होगी, उसी तरह से उस दौरान जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है बी का मैग्नीट्यूड जो है वो कम होगा। ये नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि दोनों का जो चेंज है वो एक दूसरे को अपोज करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास डी ई बाई डी एक्स है तो उस दौरान हम टाइम को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। हम कैलकुलेट अगर करना चाह रहे हैं डी ओवर डी एक्स तो हम सिर्फ एक वेरिएबल लेंगे, एक्स को वेरी करेंगे, टी को हम एज अ कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है, लिहाजा अब यहाँ पे आपने देखा ही है, ये जो रेक्टेंगुलर स्नैपशॉट लिया है हमने, यहाँ पे हमने टी को कांस्टेंट ही रखा है। ठीक है, इसी तरह जब हम डी बी बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी बी को हम इवेल्युएट करेंगे, उस सूरत में हम स्पेस को कांस्टेंट रखेंगे, यानी एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर उसको हम करेंगे। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट पर्टिकुलर प्लेस हम कर रहे हैं। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स के अबाउट आ रही हैं इनकी वेरिएशन, लिहाजा हमारे पास ये डेरिवेटिव जो हैं वो होल डेरिवेटिव नहीं होंगे बल्कि पार्शियल डेरिवेटिव होंगे। सो इनको हम लिखेंगे करली ई बाई करली एक्स माइनस करली बी बाई करली टी। ठीक है, अच्छा अब ये है कि इन दोनों की हमने पीछे वैल्यूज़ जो कैलकुलेट की हुई हैं वो हमने लगा देनी है। एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी ई की थी और बी एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी बी की थी, क्योंकि दोनों की ऑसिलेशन है, दोनों की ऑसिलेशन साइनोसॉइडल है। पीछे हमने सारा ये साइक्लिक इसको पढ़ा था कि ये किस तरह से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है, किस तरह से इनमें वेरिएशन हो रही है, और रेक्टेंगुलर स्नैपशॉट लिया था। अब यहाँ से हमने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी किया है। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर दी हमने, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लेंगे, ई एम वैसे ही आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस आ जाएगा, एक्स का फंक्शन के एक्स है, जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओमेगा टी टाइम वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो कांस्टेंट होगा, पीछे भी हमने कहा है, तो लिहाजा इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू टी जब इसको करेंगे बी एम ऐसे ही आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, जबकि के एक्स जो है चूँकि विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव ले रहे हैं लिहाजा ये कांस्टेंट होगा और इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव माइनस ओमेगा हो जाएगा, तो लिहाजा माइनस ओमेगा को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी से कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के को इधर ला के डिवाइड कर लेंगे, बी एम को उधर ले जाके डिवाइड कर, हमारे पास आ जाएगा ई एम ओवर बी एम ओमेगा ओवर के, ये एंगुलर वेलोसिटी ओवर हमारे पास इसकी ग्रुप वेलोसिटी आ जाएगी। के को समटाइम्स हम जो है वो कांस्टेंट कहते हैं, हुक्स कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो लिहाजा इन दोनों का जो ये है रेशियो स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल है, पता है हमें, पढ़ा हुआ है आपने पहले ग्रुप वेलोसिटी वाले टॉपिक के अंदर वेव्स में अपने, लिहाजा ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया ई एम बाई बी एम जो है सी है। इट मीन्स दोनों की जो वेरिएशन है वो रिज़ल्ट करती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही होती है। ये है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड।